So today we are going to continue our last class, that is of geometry, in which we have started the lesson surface area and volume. Okay. So in our last period we have started with surface area and volume, and I have explained you one example from the exercise NCERT book 13.1, first question. Okay. So today we are going to take from some examples from the same exercise, 2 or 3 examples. टाइम में जितना हो सका उतना, ठीक है। और फिर बाकी एक्सरसाइज अपने घर पे ट्राई करके देखे भी होंगे, है ना। तो कोई क्वेश्चन है क्या जो 13.1 में से आपको समझ में नहीं आया है? तो अगर आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में तो लिखो, मैं उसको थोड़ा सा देख लेते हम लोग। एक्सरसाइज 13.1 में से फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था। कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है क्या? उसके अलावा जो 9 क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, कोई डाउटफुल क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा बता दो, उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर। सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल हमने लास्ट पीरियड में लिया था। ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के रखना, जितना हो सके उतने क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। आश्रय को भी समझ में नहीं आया है तो देख लेते हैं। देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और उसमें से एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन को उसने कट आउट किया है, मतलब बाहर निकाल लिया है क्यूब में से, है ना। तो मैं इसका डायग्राम पहले बना लेता हूं और उसके बाद में हम इसको देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.1 में से। तो उसने बोला है कि हमारे पास एक क्यूब था, ठीक है। तो क्यूब मैं यहां पर बना लेता हूं। क्यूब मतलब जिसके ऑल साइड सेम होते हैं, जो डायस हम लोग खेलने के लिए यूज करते हैं ना, वही हमारा क्यूब है, ठीक है। तो इस तरह का एक क्यूब है और उसने क्या बोला कि क्यूब के अपर सरफेस से मैंने एक हेमिस्फीयर को कट आउट कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। तो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कुछ पार्ट जो है उसका ये कट किया है हमने, उससे वो हेमिस्फीयर को बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो पढ़ लेते हो क्वेश्चन को फिर से एक बार। हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था, उसमें से मैंने एक हेमिस्फीयर का शेप वाला एरिया वहां से निकाल लिया बाहर, सच दैट द डायमीटर ऑफ एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो उसने क्या बोला कि जो डायमीटर है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। तो क्यूब के साथ वो इक्वल है, मतलब उसने क्या किया, पूरा आउटर पूरे सरफेस से लिया है, बीच में से नहीं कट किया है, पूरा आउटर सरफेस को टच करने वाला हेमिस्फीयर वहां से निकाल दिया, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया है, बिल्कुल आउटर सरफेस से निकाला हुआ। और आगे क्या बोलता है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जो रिमेनिंग सॉलिड हमारे पास में बच रहा है उसका आपको सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे वो निकाल लेते हैं। उसने टोटल सरफेस एरिया जो हमारे पास में बचता है उसको निकालने के लिए बोला है। तो क्या क्या रहेगा, देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास पूरा क्यूब है, मैं क्या कर लेता हूँ, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। और इस पूरे क्यूब के सरफेस एरिया में ये जो अंदर का सरफेस एरिया है, ये कर्व पार्ट, वो भी एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। बट जो ऊपर सरफेस है, ये जो आप एक बोल सकते हो, ये जो सरफेस है ये तो ओपन रहेगा ना, क्योंकि वहां से मैंने उसको बाहर निकाल दिया, मतलब इतना सरफेस मेरा वहां पे रहेगा ही। तो मुझे क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे टोटल सरफेस एरिया लेना होगा, किसका, इस क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सही है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लूंगा, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ले लूंगा इस पूरे हेमिस्फीयर के लिए, उसमें प्लस करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सही है।
और उसके बाद में ये जो ऊपर का आपका सरफेस है, ये जो उसका ढक्कन जैसा हम लोग देख रहे हैं, जो वहां से वो निकल गया, तो वहां पे तो पूरा ओपन स्पेस रहेगा। जैसे आपने ग्लास देखा तो ग्लास का ऊपर का पार्ट कैसे ओपन होता है, उस तरह से ये वाला पार्ट ओपन रहेगा, मतलब यहाँ पे कोई सरफेस ही नहीं है। और ये कौन सा शेप है, ये एक सर्कल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल वहां से माइनस करना होगा। तो मैं इसमें से एरिया ऑफ सर्कल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, जो टॉप मोस्ट उसका बेस ऑफ हेमिस्फीयर भी बोल सकते हो। ये जो मेरा हेमिस्फीयर आज हमने बाहर निकाला है उसका ये बेस भी है, तो एरिया ऑफ सर्कल बोल सकते हो, या फिर बेस ऑफ द हेमिस्फीयर का जो एरिया होगा उसको आपको माइनस कर लेना होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट किया है, तो ये समझ में आएगा आपको फॉर्मूला किस तरह से बना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके वैल्यूज पुट अप करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला मेरा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, बताओ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बताओ। सिक्स ए स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया किसका लेना है हमें, हेमिस्फीयर का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला बताओ। सही है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूले आपको सभी लर्न करने हैं, क्योंकि ये पूरा लेसन आपका फॉर्मूला बेस ही है। हाँ, 2πr स्क्वायर फॉर्मूला हमारा है 2πr स्क्वायर। और उसके बाद लास्ट हमें एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है, क्योंकि ये जो बेस है वो सर्कुलर शेप में है और वहां का सरफेस हम बाहर निकाल चुके हैं, तो वहां पे कुछ है ही नहीं। तो एरिया ऑफ सर्कल तो सभी को पता ही होगा, क्या फॉर्मूला होता है, बताओ फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला हमारा है वो है पाई आर स्क्वायर। अभी जो जो हमें मालूम है वो यहाँ पे पुट करेंगे। उसने वैल्यू तो कोई दी नहीं है ना क्वेश्चन को, अगर हमने एक बार फिर से पढ़ा तो उसमें क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी है। उसने बोला है हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर। तो उसने क्या बोला है, सिर्फ एल, डायमीटर की वैल्यू हमें एल दी हुई है। डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, और क्यूब की भी जो साइड है वो भी कितनी है हमारी एल है। बस इतना उसने हमें दिया है, इसके अलावा और भी कोई भी वैल्यू उसने हमें गिवन में नहीं दी है। तो आपको क्या करना होगा, जो वैल्यूज हमें पता है वही वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे, और उस फॉर्मूले के मतलब उस वैल्यूज के फॉर्म में ही आपका आंसर आएगा। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी ही नहीं है। तो वैल्यूज को पुट कर देते, देखो 6a स्क्वायर, तो a की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, l है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6l का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर है 2πr स्क्वायर और माइनस 1πr स्क्वायर। देखो ये कुछ भी नहीं है, मतलब 1πr स्क्वायर है, तो 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, 1πr स्क्वायर है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिर्फ πr स्क्वायर। ठीक है, और r की वैल्यू भी मुझे मालूम है, तो वो भी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। r की वैल्यू क्या होगी, देखो r मतलब रेडियस, डायमीटर उसने मुझे l दिया है, तो रेडियस इसका हाफ होगा, मतलब l/2 बोल सकते हैं हम लोग। तो पाई l/2 का स्क्वायर है, मतलब इसको दो बार लिखता हूं मैं, l/2 इंटू l/2। समझ में आया क्या। हमने क्या किया, जो जो वैल्यू मुझे मालूम है, a जितना है उतना ही डायमीटर है, ऐसा उसने बोला था, और इन दोनों की वैल्यू मैंने ले ली l, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। 6a के स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा l स्क्वायर, 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर गया तो सिर्फ बचेगा 1πr स्क्वायर, और r की वैल्यू जो है वो डायमीटर से हाफ होगी, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया l/2 इंटू l/2। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, जितना मैंने यहाँ पे अभी तक एक्सप्लेन किया उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर है तो पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया यहाँ तक। तो इसके सामने हम इसको अभी सॉल्व करेंगे, वैल्यूज हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो आप जो जो हमें दिया है इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो 6 वैसे का वैसे है, l स्क्वायर भी वैसे का वैसे लिखता हूं मैं, इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। पाई को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पाई को मैं वैसे लिखता हूँ फिलहाल के लिए। l इंटू एल हो जाएगा मेरा l का स्क्वायर, और नीचे है 2 2 जा 4। सही है, इस तरह से हमारे पास आ रहा है। अभी ये एक अलग टर्म है, यहाँ पे काफी बच्चे क्या गलती करते थे, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन दिख रहा है तो इधर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को और 6 को वहां पे बीच में कट कर दिया,
तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि बीच में एक प्लस वाला साइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों में कुछ कॉमन निकलता है तो वो कॉमन निकाल दो, आपका आंसर आएगा। बाकी इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूज तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, देखो थोड़ा सा, यहाँ पर जो मेरे पास एक टर्म है वो है एल स्क्वायर, और इधर भी मेरे पास में एक टर्म है एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर वाली टर्म में यहाँ पे कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से अगर एल स्क्वायर को कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, इसके पास से अगर एल स्क्वायर चला गया तो सिर्फ बचेगा 6, सही है। यहां से अगर एल स्क्वायर चला गया तो पाई वैसे का वैसे रहेगा, डिवाइड बाय बचेगा 4, है ना। तो मेरा ब्रैकेट के बाहर आंसर आ रहा है एल स्क्वायर और अंदर आ रहा है 6 प्लस पाई बाय 4, ठीक है। इतना भी आंसर लिखा तो चल जाएगा, है ना। तो यहां तक आपका आंसर इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। समझ में आएगा आपको? यहाँ भी इसको आप सामने सॉल्व भी कर सकते हो, इतना भी लाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप आंसर को लिख के रख दिया तो भी चलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लो एक बार। जो भी स्टेप मैंने यहाँ पे करी है इनमें अगर कुछ डाउट है आपको तो एक बार आप पूछ सकते हो। कोई स्टेप में अगर कुछ डाउट है तो अंडरस्टूड, ओके, ठीक। तो 5th वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ चुका है। और कौन सा क्वेश्चन बोला था, एक 6th वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 6th वाले क्वेश्चन को अभी हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। साउंड में कोई दिक्कत नहीं है ना, साउंड आ रहा है ना सभी को बराबर। अभी हम लोग 6th वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी 6th वाले क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से रीड करना है और डायग्राम बना के देखनी है। जैसे 6th वाले क्वेश्चन को उसने बोला, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो आपने मेडिसिन कैप्सूल तो देखी होती है और हमेशा वो सिलेंडर के शेप में ही होती है, विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, ठीक है। तो हमारे पास में एक हेमिस्फीयर है जो उसने शुरुआत के इसमें बोला, वो क्या बोला कि हमारे पास में एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर को अगर साइड व्यू में देखोगे तो इस तरह से दिखता है ना। और उसके बाद इसके 2 एंड में क्या बने हैं, हेमिस्फीयर बने हैं, ठीक है। और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो देखो ये शेप जो है ये है सिलेंडर का शेप है। अगर इसको आप साइड से देखोगे तो, है ना, जैसे इसको भी आप साइड से देखोगे तो ऐसे ही आपको दिखेगा, ठीक है। और अगर सामने से देखोगे तो ये सर्कुलर शेप होता है, ये भी सर्कुलर शेप होगा और ये भी सर्कुलर शेप। और उसके दोनों एंड में उसने क्या बोला, 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा। अभी देखो आगे क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। उसने बोला है एंटायर कैप्सूल की लेंथ, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझो। एंटायर कैप्सूल मतलब क्या हुआ, ये यहां से लेकर तो यहां तक का कंप्लीट डिस्टेंस उसने मुझे दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस मेरा कितना है, 14 mm, ठीक है। तो ये आपको बराबर ध्यान देना है, ये सिर्फ आपके सिलेंडर का लेंथ नहीं है, ये कंप्लीट कैप्सूल का लेंथ है जिसकी वैल्यू है 14 mm। आगे क्या बोलता है देखो, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। डायमीटर ऑफ कैप्सूल बोला है, मतलब ये आप डिस्टेंस ले सकते हो, है ना। ये जो डायमीटर है या फिर कंप्लीट जो डिस्टेंस हमारा है ये कितना है, 5 mm है, ठीक है। तो यहां से एक बात आपको पता चलती है कि ये जो रेडियस होगा ये कितना होगा, इसका हाफ होगा, मतलब 2.5 mm होगा, इतना मुझे यहां से पता चलता है। तो क्या बोला उसने, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला। तो सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं। टोटल सरफेस एरिया अगर इस डायग्राम के लिए मुझे बनाना है तो क्या लेना होगा, मुझे लेना होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना पड़ेगा ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको क्या लेना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो ये जो मेरा कैप्सूल है उसका अगर टोटल एरिया निकालना है तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी मैंने इसको कर्व सरफेस एरिया ही क्यों लिया, इसको भी थोड़ा सा समझो। अगर मेरे पास में ये कैप्सूल है ना, और इसके दोनों साइड में 2 हेमिस्फीयर लगे, तो मुझे ये जो बाहर से पार्ट दिख रहा है सिर्फ इतना ही दिख रहा है। ये जो पार्ट होगा जिसको हेमिस्फीयर अटैच है वो पार्ट मुझे बाहर से दिखेगा नहीं, मतलब इसका एरिया लेने की जरूरत ही नहीं है। ये जो पार्ट है ना इसका एरिया लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये सर्कुलर शेप जो है सिलेंडर के सराउंड में, मतलब ये वाला पोर्शन, इसका ही एरिया आपको लेना होगा। और
और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके अलावा आपको कौन सा एरिया इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो देखो ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, क्योंकि इसके बाहर से सिर्फ ये कर्व सरफेस ही दिखेगा, इसका बेस तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इसका बेस सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेना होगा, और दोनों हेमिस्फीयर का एरिया सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का भी रेडियस सेम ही है। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यहां पे लेना होगा। तो मैंने किस तरह से यहां पर लिया वो समझ में आया क्या आपको? कर्व सरफेस एरिया मैंने सिलेंडर ले लिया, क्यों? क्योंकि सिलेंडर का मुझे सिर्फ कर्व सरफेस ही बाहर से दिखने वाला है, ये उसके बेस दिखेंगे नहीं, क्योंकि इसके बेस के ऊपर हेमिस्फीयर रखे हुए हैं। और हेमिस्फीयर के बारे में अगर देखोगे तो हेमिस्फीयर का भी बेस नहीं दिखेगा, उसका भी मुझे सिर्फ क्या दिखने वाला है, कर्व सरफेस ही दिखने वाला है। इसलिए मैंने कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले लिया। बट 2 हेमिस्फीयर है मेरे पास, तो दोनों के लिए भी रेडियस की वैल्यू सेम ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया को यहाँ पे ले लिया। अभी वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, किसको पता है? चैट बॉक्स में लिखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। हाँ सही है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है हमारा 2 पाई आर एच। और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है बताओ? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। सही है, ये आप लिखोगे फॉर्मूला यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। अभी हमें चेक करना है कि जो जो इसने बोला है वो सभी वैल्यू हमारे पास है क्या, है ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला तो मुझे पता चल गया, पर फॉर्मूले के अंदर जो भी वैल्यू मुझे चाहिए वो मुझे मालूम है क्या नहीं, उसको भी देखना पड़ेगा। तो 2 पाई की वैल्यू मुझे मालूम है आर मतलब रेडियस, जो कि मेरी कितनी है इस केस में 2.5 mm। और हाइट ऑफ द किसका चाहिए मुझे? सिलेंडर का चाहिए। तो सिलेंडर की हाइट का मतलब क्या होता है कि यहां से लेके तो यहां तक का डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मेरा क्या होगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये जो बाहर का डिस्टेंस है ये मेरा क्या है? ये है मेरा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी आनी चाहिए, कौन बता सकता है? हाइट ऑफ द सिलेंडर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कौन बता सकता है? कैसे निकालोगे हाइट ऑफ सिलेंडर, या फिर लेंथ जो हमारे पास में है ये, वो लेंथ कैसे निकालोगे, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बताओ? वैल्यू क्या आनी चाहिए? 9 आनी चाहिए। ठीक है, 9 आनी चाहिए। कैसे आई 9 बता सकता है कोई? माइक ऑन करके बता सकते हो। दूसरा लिखो 14.5 लगती है। देशमुख जी माइक ऑन करके बता सकते हो। जो भी है माइक ऑन करके बता सकते हो। 9 कैसे, 9 की वैल्यू कैसे है, कैसे निकाला आपने? हाँ बोलो। हाँ ठीक है, हो गया। तो यहां पर हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया देखो कि जो हमारा पूरा कैप्सूल है उसकी लेंथ उसमें दी है हमें 14, और उसमें से हमने क्या कर दिया, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, दोनों की रेडियस को अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल आना चाहिए 5 mm, है ना। तो 14 में से 5 माइनस करें तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 9 mm। मतलब आपने यहाँ पे लेंथ ऑफ जो सिलेंडर है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। या फिर अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है मुझे यहाँ से पता चल चुकी है। तो इनको मैं यहाँ पे भी पुटअप कर देता हूं। तो 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू क्या है हमारी पास 2.5 है, तो उसको मैं भी पुट कर देता हूं यहाँ पर। और हाइट जो है मैंने अभी फाइंड आउट कर ली 9, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो सेकंड फॉर्मूला है उसके अंदर भी वैल्यूज को पुटअप करो, और आर की वैल्यू मेरी यहाँ पर भी है 2.5 इंटू 2.5। यहाँ पे कुछ टर्म्स आप कॉमन भी निकाल सकते हो, कॉमन निकाल के भी इसको आप सॉल्व करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 पाई और 2.5, मतलब आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर भी है और 2 पाई इंटू 2.5 यहाँ पर भी है। दोनों टर्म्स के अंदर ये इतनी वैल्यू जो है वो कॉमन है। अगर इसको मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूं 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट भी कर दो अभी, क्योंकि पाई की वैल्यू तो मुझे पुट करके आंसर निकालना ही होगा ना।
तो 22/7 इंटू 2.5, इतनी टर्म को मैंने कॉमन निकाल दिया। कैसे निकाला देखो, प्लस के इस साइड में भी 2 पाई इंटू 2.5 है और प्लस के इधर भी 2 पाई इंटू 2.5 है, तो ये टर्म मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। और बाकी टर्म कितनी बच रही है देखो, यहां से अगर इतनी टर्म निकल जाएंगी तो बचेगी सिर्फ 9, सही है। और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, प्लस 2.5 2 जा बोल सकते हो, या फिर हम इसको लिख दो 2.5 इंटू 2, ठीक है। सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आती है बताओ मुझे। इसको सॉल्व करो ब्रैकेट के बाहर जो भी आंसर आता है, और ये ब्रैकेट के अंदर तो हम इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, और ब्रैकेट के अंदर है 2.5 2 जा हो जाएगा ये 5 है ना, और 5 में अगर 9 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 14, सही है। और ब्रैकेट के बाहर इसको निकाल दोगे तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 7 से डिवाइड कर लो, 7 2 जा 14 हो जाएगा आपके पास, 2.5 2 जा हो गया 5, तो 5 इंटू 22 इंटू 2, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 7 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, 2.5 2 जा हो गया 5, 22 को वैसे लिखा है, 2 को वैसे लिखा है, 5 2 जा हो गया 10 इंटू 22, मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा 220। टोटल सरफेस एरिया है, तो एरिया के लिए आप यूनिट कौन सा लिखते हो हमेशा, मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे mm है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ mm का स्क्वायर, सही है क्या, 220 mm स्क्वायर। इस तरह से आंसर आना चाहिए। हाँ आ गया, ठीक है। तो समझ में आया क्या मैंने किस तरह से कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन के पार्ट में कुछ अगर आपको डाउट आ रहा है अभी भी तो आप पूछ लो, कुछ डाउट है क्या। आशय का भी आ गया, ठीक है, सही है। जो मेथड मैंने यहाँ पे सॉल्विंग के लिए यूज की वो समझ में आई कि आपको मैंने किस तरह से कॉमन निकाला है, कैसे सॉल्व किया। ये मेथड से अगर आप करोगे थोड़ा इजी दिखता है ना, बाकी आप अपने मन से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कैसे भी करोगे तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए। कुछ डाउट है, जो हमने क्वेश्चन दिया उसमें कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं है, हाँ, एक 7th क्वेश्चन के बारे में भी डाउट बोला था। 6th वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं है ना, अभी समझ में आ गया सब, नहीं है, ठीक। तो 7th वाला भी एक क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ और फिर उसको आप खुद भी करके देख सकते हो, या फिर अगर हो गया तो हम कर लेते हैं, ठीक है। बाकी तो आपके एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर ली होंगी, अगर नहीं की है तो आपको आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको घर पे उसको ट्राई करके देखना है उस एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करके दिया था और आज लगभग हम लोग 2nd क्वेश्चन कर ही चुके हैं, 3rd वाला क्वेश्चन भी ले रहे हैं, मतलब 4 क्वेश्चन आधी एक्सरसाइज मैंने करके दे दिया आपको, है ना। तो बाकी क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करके देखो, और अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम लोग 2nd एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज को। तो 7th वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला देखो थोड़ा, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। उसने क्या बोला है कि टेंट है जो सिलेंडर के शेप में है, सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, तो उसके ऊपर कोनिकल टॉप रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं डायग्राम पहले बना लेता हूं। एक सिलेंडर के शेप का, सिलेंडर कुछ इस तरह से होता है ना। यहाँ पे एक 3D डिजाइन जैसे बना के देखता हूं, ठीक है। ये मेरे पास सिलेंडर है, डायग्राम बराबर बनती नहीं है कभी। और इस सिलेंडर के ऊपर उसने क्या बोला है, एक कोन रखना है मुझे, ठीक है। तो ये मेरा कोन हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर कोन रखा है, तो रख दिया। क्या बोलते हैं सामने, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट, सिलेंडर के बारे में बता रहा है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो हाइट मतलब ये लेंथ होती है, अभी बताया था मैंने, है ना। तो ये जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो कितनी है, 2.1 मीटर है। एंड क्या बोला है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर मतलब क्या है, ये रेडियस ले लो ना आप, ये है रेडियस, ठीक है। तो रेडियस का पार्ट डायमीटर से हाफ होता है, तो उसने डायमीटर बोली है 4, मतलब रेडियस हो जाएंगी 2 मीटर। डायमीटर हमें चाहिए नहीं ना, हमें तो रेडियस ही चाहिए होती है फॉर्मूले में। आगे क्या बोलता है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। स्लैंट हाइट मतलब मैंने समझाया था, ये तिरछा जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, है ना। ऐसे भी दिखा सकते हो क्या, तो ये समझ लेना आसानी में। तो स्लैंट हाइट की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 2.8 मीटर,
ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो ये जो आपको पूरा दिख रहा है इसका पूरा एरिया निकालने के लिए बोला है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। और जो भी एरिया इसका आएगा उस एरिया को आपको 500 पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 500 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी कॉस्ट निकल जाएगी वो पूरे टेंट को बनाने के लिए, ठीक है। और उसने बोला है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस। कैनवस के जो बेस है मतलब टेंट के नीचे का जो पोर्शन है वहां पे उसने कोई भी कपड़ा यूज नहीं किया है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको बेस के एरिया को काउंट करने की जरूरत नहीं। तो कैसे निकालोगे भी? तो सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया जो भी हमारे पास है उसका अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया कोन का निकालना होगा, सही है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया लोगे क्योंकि जो बेस है वो तो इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके सिलेंडर के ऊपर, तो उसके एरिया को लेने की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ आप क्या लोगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ले लोगे। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। दोनों फॉर्मूले हमारे पास में है, इसके अलावा और कुछ चीज को लेने की जरूरत ही नहीं है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ले लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लो, वैल्यूज पुट अप करो, वैल्यूज हमारे पास में है, फॉर्मूला आपके पास में है, पुट अप करो, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को फिर आपको एंड में क्या करना है, जो भी इसका एरिया आता है टोटल सरफेस एरिया, अभी ये सॉल्व करके नहीं दिखाता हूं क्योंकि टाइम हो चुका है। टोटल सरफेस एरिया इसका जो भी आएगा उसको आप 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा आपका कॉस्ट। वैल्यूज को आप हमेशा बराबर देखो, यहाँ पे सभी वैल्यू मीटर में दी है तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर आना चाहिए, और यहाँ पे आपका जो रेट आएगा वो आप रुपीज में लिखोगे। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका है। 7 क्वेश्चन करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, एक बार बॉक्स में बता दो, क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, काफी इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, और जो बाकी बची हुई एक्सरसाइज है उसको भी आप घर पे ट्राई करके देखो, ठीक है। और अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है इस एक्सरसाइज में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके दे सकते हो, फिर उसको नेक्स्ट पीरियड में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अगर कुछ भी डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट पीरियड के अंदर एक्सरसाइज 13.2 को देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।